हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। और मानव भूगोल हमारे बीए तृतीय वर्ष के का सेकंड पेपर है, जिसके अंतर्गत हम निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद, ये सभी मानव भूगोल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ा था हमने। और उसी के तहत हम मानव भूगोल की जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको पढ़ने जा रहे थे। उसमें हमने जो पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व है वो एक दूसरे से संबंधित एवं एक दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व संभव नहीं है। भौगोलिक कारक एक दूसरे से प्रभावित, नियंत्रित एवं विकसित होते हैं। इस कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते हुए उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम देखें कि राजस्थान में जैसे यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वेशभूषा में पगड़ी को स्थान दिया गया है सिर को धूप से बचाने के लिए। यहाँ के रहन सहन पर भी, खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम और अन्य उदाहरण देखते हैं कि मैदानी भाग में रहने वाले लोग गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें खाते हैं, और उसी प्रकार जो समुद्री स्थानों पर रहते हैं वो लोग ब्राह्मण होते हुए भी मछली का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि उनके खान पान पर उसकी भौगोलिक दशा का प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह से अन्य कई उदाहरण हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि तथा तकनीकी के आधार पर भौतिक वातावरण के साथ समायोजन करते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे हम लें कि भूमि की बनावट, या जिसे हम कहते हैं उच्चावच, मृदा, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं एवं अपने जीवन निर्वाह हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और ये सभी चीज़ें, जीव जंतु, जो वनस्पति है, मृदा है, वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसको हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु, वहाँ के उच्चावच, वहाँ की वनस्पति का सम्मिलित योग होता है, लेकिन मिट्टी स्वयं वनस्पति को भी प्रभावित करती है। उसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण लें तो जलवायु के विभिन्न प्रकारों के प्रभाव से आकृतियों, धरातलों पर आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन स्वयं पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जहाँ भी पर्वत होगा वहाँ पर ठंडी जलवायु मिलेगी, वहाँ पर लोगों को शीत वातावरण प्राप्त होता है, और बहुत ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं उन पे बर्फ़ भी जमा रहता है। इसी पार्थिव एकता को सिद्धांत को हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न वनस्पति क्षेत्र में तापमान हमेशा कम बना रहता है और आर्द्रता भी बनी रहती है। अतः भौगोलिक वातावरण के प्रत्येक तत्व जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, संबद्ध है तथा एक दूसरे से संगठित होते हैं। जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम इस पर बल फ्रेडरिक रेस्टेल ने दिया, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत को बताया। उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है तथा वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का
योग है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भी वातावरण है वो सभी भौतिक दशाओं का योग है। इसी क्रम में रेडजिल की शिष्या कुमारी सैंपल ने अपने सिद्धांत में पार्थिव एकता के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया और उन्होंने कहा कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर वह खेती करता है, यात्रा करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। इसमें भी उन्होंने पृथ्वी और जो भौतिक तथ्य है उनकी एक दूसरे पर निर्भरता को, उनको प्रभावितता को बताया है। इसी तरह हम देखते हैं कि महासागर, महाद्वीप, नदी, पहाड़, वनस्पति, पशु, वर्षा, ताप सभी भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ती हैं, परंतु एक दूसरे को किसी न किसी रूप से वे प्रभावित करती है। वे सभी चीज़ें एक दूसरे से किसी न किसी रूप से अंतर संबंधित है और सब में एक आत्मा निवास करती है। इसी क्रम में पार्थिव एकता का सिद्धांत का समर्थन हम्बोल्ट ने भी किया है। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि स्वयं मानव में प्रवेश किए हुए मिलता है। इस तरह से उन्होंने इस पूरे पृथ्वी पर एक ही आत्मा का अस्तित्व माना है। इसी क्रम में विडाल डिलो ब्लॉश अपनी पुस्तक एजेंट में लिखते हैं कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं जहाँ परिघटनाएं निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। मानव भूगोल की परिघटनाएं भी पार्थिव एकता से संबंधित है तथा केवल उसी के द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। इसी क्रम में ब्रोन्स ने भी पार्थिव एकता के विषय में बतलाया। इस तरह हम देखते हैं कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है एक शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। जैसे हम प्राचीन काल में देखें कि ब्रह्मांड के बारे में ये माना जाता था कि प्रत्येक तारा एक दूसरे की आकर्षण शक्ति द्वारा संतुलित अवस्था में है, उसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से नियंत्रित है। जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्यताप के द्वारा जो समुद्र का जल होता है वो उसका वाष्पीकरण कर लिया जाता है, मगर जलीय चक्र का हम अध्ययन कर रहे हैं और पाते हैं कि वही जल सूर्यताप द्वारा वाष्पीकृत करके वापस वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सभी एक चक्र के रूप में हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं और नियंत्रित होते हैं। यह इस पार्थिव एकता के सिद्धांत को हम अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें वातावरण का भौतिक या मानवीय तथ्यों का एकांकी रूप से अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि प्रत्येक तथ्य एक दूसरे से नियंत्रित होता है, प्रभावित होता है, एक दूसरे के पूरक है प्रत्येक तत्व। जैसे नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियाँ अपने साथ बहाए गए तलछट के जमाव से भूसंयंत्रों का निर्माण करती है। जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है तो उसके धंसने के कारण, आंतरिक शक्तियों के संपीड़न के कारण तलछट में मोड़ पड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह हम पाते हैं कि नदी एवं पर्वत दोनों का उद्भव एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि
मनुष्य ने भौतिक वातावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी विवेक और बुद्धि और तकनीकी के आधार पर भौतिक वातावरण के को एट इट इज स्वीकार नहीं करता। वो उसके साथ में समायोजन करता है और अपने अनुसार कुछ बदलाव करके, समायोजन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, जो भौतिक वातावरण को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार भौतिक वातावरण भी मानव को प्रभावित करता है और मानव भी भौतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी जहाँ होती है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और उस जगह पे जीविकोपार्जन की सभी सुविधाएं विद्यमान होती है, वहाँ पर भी जनसंख्या निवास करती है। फिर भी क्या कारण है कि जो ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी क्षेत्र है, कालगुल्ली और कुलगार्डी, वहाँ पर जनसंख्या क्यों बसी है ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी? तो इसका कारण है कि मनुष्य जलवायु की विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ पर निवास बना देता है जहाँ पर जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसे कि हम जानते हैं कालगुल्ली और कुलगार्डी में सोने की खाने होने के कारण जो मनुष्य है उसको खनन करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए वहाँ पर एक विकल्प मिला और उसी विकल्प को मनुष्य ने चुना है और वहाँ पर वो खनन कार्य कर रहा है, अपनी आर्थिक गतिविधियाँ कर रहा है और इसी कारण वहाँ पर जनसंख्या निवास कर जाती है। अतः हम देखते हैं कि पार्थिव एकता का सिद्धांत का सारांश यही है कि पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तत्व जो भौगोलिक वातावरण के कारक है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं। मनुष्य भौतिक तत्वों से प्रभावित होता है, परंतु वह अपने विवेक के आधार पर जो भौतिक तत्व हैं उनमें परिवर्तन कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस प्रकार पार्थिव एकता का मानव भूगोल में महत्वपूर्ण सिद्धांत है।